फ्री ई लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। ये है क्लास 4। हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं, कोर्स 1 बीएड स्पेशल एजुकेशन का, जिसमें यूनिट 1 का 1.4 आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में है। मैंने इसमें 1995 वाले एक्ट की डिसेबिलिटीज़ भी ऐड की हैं और क्या उनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है वो जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया था और एक एक्ट है अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में आया था। In India approach towards disability has evolved from a welfare model to a rights based model। पहले welfare model था, मतलब कि बच्चों के अच्छे के लिए किया जाए, उनकी मतलब एक वेलफेयर की नज़रिए से था, लेकिन अब राइट बेस्ड है कि हर बच्चे का हक है। वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में बोली थी कि आप कोई उनको पढ़ाकर एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये क्लियरली दिखाता है और ये कंपैरिजन इसमें आपको आरपीडब्ल्यूडी जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दिखेगा। देखते हैं कैसे। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में कहा गया है कि द पर्सन विद डिसेबिलिटी, पहले तो ये है कि ये हमारा फर्स्ट मेजर लॉ था इंडिया का, जो कि फोकस करता था एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रिहैबिलिटेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये भी हम डीप में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। डिसेबिलिटी कवर करती है, जो डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में कवर थी वो सिर्फ 7 थी। ये सवाल आता है, आप ध्यान रख सकते हैं कि 1995 में सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ थी। उनमें कौन कौन थी, ये भी आता है कि उसमें कौन थी कौन नहीं थी, तो इसको भी ध्यान रख लो। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आइज से जुड़े दो हैं, ब्लाइंडनेस और लो विजन, फिर लेप्रोसी क्योर्ड, फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट, एक सेंस हो गया, फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस, मतलब ये भी एक ही है ना, ये विजन से जुड़ा हुआ है और ये आपका कॉग्निशन से जुड़ा है, तो आप इसको इस तरह करके याद कर सकते हो। ये एक्ट मेनली क्यों फॉलो किया जाता था, एक मेडिकल पर्पस से, एक वेलफेयर अप्रोच को लेके चला था, जहाँ डिसेबिलिटी एक ऐसी इंडिविजुअल, मतलब एक ऐसी कंडीशन है जो इंडिविजुअल लेवल पर थी। इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या थी पीडब्ल्यू एक्ट की? फोकस ऑन स्पेशल स्कूल्स एंड सेग्रीगेटेड सेटिंग, मतलब बच्चों को सेग्रीगेट करके रखा जाता था। एक नॉर्मल स्कूल में उनको अलग रूम्स दिए जाते थे, या फिर उनके लिए स्पेशल स्कूल्स से, जैसे ब्लाइंड स्कूल्स, एमआर स्कूल्स, मेंटली रिटार्डेशन स्कूल्स, ठीक है, या फिर डेफ स्कूल्स। लिमिटेड इंक्लूजन था उनका, रेगुलर स्कूल्स में उनका इंक्लूजन नहीं था। रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन मिला एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। लेस एम्फेसाइज ऑन रीजनेबल अकोमोडेशन, अब जो उनकी ज़रूरत थी जो उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। डिसेबिलिटी सीन मोर एज अ लिमिटेशन देन एज अ राइट, अब उनको उनकी कमी देखा गया, ना कि कोई राइट इशू नहीं था, मतलब एज अ लिमिटेशन, किसी चीज़ में कोई कमी की तरह देखा गया। ऑल्दो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स टाइम, द एक्ट हैड लिमिटेड स्कोप एंड डिड नॉट फुल्ली सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, उसने कोई भी मतलब फुल्ली सपोर्ट नहीं किया सेग्रीगेटेड एनवायरनमेंट के बारे में, ये एक्ट पूरा बात करता था। अब हम आ गए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। 2016 ने 1995 वाले एक्ट को रिप्लेस किया और एक ये बहुत मेजर शिफ्ट था इंडियन डिसेबिलिटी पॉलिसीज में, क्योंकि ये किसके साथ अलाइन करता था? यूएन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ। द एक्ट एक्सपेंडेड द लिस्ट ऑफ, जो 7 थी उससे 21 को बढ़ा दिया गया, उसमें अलग अलग नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया। अब हम पहले एक साथ ओवरव्यू देखते हैं कौन कौन सी हैं वो 21 डिसेबिलिटीज। मैंने इनको सेक्शंस में किया है, आपको एक्ट में भी, अगर आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट देखोगे तो उसमें भी आपको ऐसे ही दिखेंगी। फिजिकल डिसेबिलिटीज में है जी लोकोमोटर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको अगर याद करनी है ना ये, तो आप इनको जो इनकी कैटेगरी जो ऑलरेडी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दी हुई है वो इसी तरह है, तो वो आपसे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में आ जाता है लोकोमोटर, मतलब आपके फिजिक से जुड़ी हुई हो, जिसमें आपकी पूरी बॉडी का जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल जो भी है सब कुछ आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं वो। लोकोमोटर, लेप्रोसी क्योर्ड, सेरिब्रल पैल्सी, डॉफिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम। अब सेंसरी डिसेबिलिटी, मतलब जो आपके सेंसेस से जुड़ी हुई हैं, ब्लाइंडनेस, ठीक है, लो विजन, डेफ, हार्ड ऑफ हेयरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस।
ठीक है। न्यूरोलॉजिकल और ब्लड डिसऑर्डर को एक कैटेगरी में रखा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, हेमोफिलाई, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज। ओके, नाउ मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक ही है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज जिसमें मतलब एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी जो हो, जिसमें डेफ ब्लाइंड को इंक्लूड किया गया है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है 2000 एक्ट की, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की, ये राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ ये बोलता है कि भाई हर बच्चे का पढ़ने का हक है और उसके घर के पास ही उसका स्कूल होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्पेशल स्कूल से नॉर्मल स्कूल्स में उनको इंक्लूड करना चाहिए। रीजनेबल उन्हें अकोमोडेट किया जाए, किस तरीके से उन्हें असिस्टिव डिवाइसेस दिए जाएं जो उनकी डिसेबिलिटी को किसी तरीके से डिक्रीज कर सके और वो फुल्ली इन्वॉल्व हो सके अपने क्लासरूम में। अडेप्टेड टीचिंग मटेरियल, फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज, एक्स्ट्रा टाइम इन एग्जामिनेशन, ठीक है, और ये ऑलरेडी बच्चों को मिलता है। बैरियर फ्री एक्सेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इंश्योर करना चाहिए कि उनके पास रैंप हो, एक्सेसिबल क्लासरूम्स हो, एक्सेसिबल टॉयलेट्स हो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल होना चाहिए और लर्निंग रिसोर्सेज भी एक्सेसिबल होने चाहिए। इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, हर बच्चा का अलग स्पेस है। हमने डेवलपमेंट और जब बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में पढ़ा था ना हमने कि हर बच्चे का लेवल ऑफ डेवलपमेंट और उसका पेस अपना अलग होता है, तो हर बच्चे का तरीका अलग है पढ़ने का, वो चाहे वो डिसेबल बच्चा हो या फिर वो नॉर्मल बच्चा हो, ठीक है, उनकी एबिलिटीज़ अलग होती हैं। तो टीचर का काम है ये कि वो आइडेंटिफाई करें हर बच्चे की अपनी नीड, उन स्पेशल एजुकेटर्स के साथ काम करें और प्रिपेयर करें एक ऐसा प्लान जो इम्प्लीमेंट भी किया जा सके, जिसे हम कहेंगे इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान्स। असेसमेंट और एग्जामिनेशन सपोर्ट, ये एक्ट अलाउ करता है यूज ऑफ स्क्राइब्स, ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ असेसमेंट, रिलैक्सेशन इन करिकुलम लोड वेयर रिक्वायर्ड। टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर मस्ट क्रिएट एन एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टफुल क्लासरूम। अब टीचर को इस तरह का क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि वो एक्सेप्टिंग हो और रिस्पेक्टफुल हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना ही बच्चों पे लेबलिंग हो, उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, ना ही उनकी लिमिटेशंस पे फोकस किया जाए। अब हम एक एक करके थोड़ा देखते हैं कि इनके लिए क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट स्पेसिफिकली, मतलब हर डिसेबिलिटी का। अब हम ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, तो ब्लाइंडनेस क्या होता है? जब कोई कंप्लीट या फिर नियर मतलब उसका लॉस, विजन लॉस हो, या तो थोड़ा कंप्लीट या फिर नियर टू कंप्लीट होने वाला हो। कॉज क्या होता है? कंजेनाइटल कंडीशंस होती है, आई डिजीज या फिर इंजरी, किसी भी वजह से हो सकता है। इन वजहों में से एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? ब्रेल बुक्स, ऑडियो मटेरियल दिया जाए, ब्रेल बुक्स दी जाए, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, वर्बल एक्सप्लेनेशन, टैक्टाइल लर्निंग मतलब छू के वो चीज़ों को पढ़ पाएँ या समझ पाएँ, वर्बल एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा टाइम और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। लो विजन की बात करते हैं जी। लो विजन क्या होता है? पार्शियल विजन इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। अब चश्मे लगाने के बाद भी, ग्लासेस के बाद भी या लेंसेज के बाद भी अगर विजन जो है वो पार्शियल है तो उसे लो विजन बोलेंगे। ये जब हम सारी डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे तो जितना भी इसकी नंबर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि मतलब कितने पर लो विजन है कितने पर डेफ है, ठीक है। कॉजेस, कोई भी आई डिसऑर्डर हो सकता है या कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है जी? लार्ज प्रिंटेड बुक्स, प्रॉपर लाइटनिंग एंड सीटिंग, मैग्नीफायर्स एंड डिजिटल डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड्स, ठीक है। डेफ मीनिंग सीवियर हेयरिंग लॉस अफेक्टिंग स्पीच परसेप्शन, मतलब जो हेयरिंग लॉस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो, सुनाई ना देना। डेफ का मतलब क्या होता है? जो इंसान सुन नहीं पाता। कॉज कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? साइन लैंग्वेज और विजुअल क्यूज, मतलब साइन लैंग्वेज का यूज़ हो और विजुअल क्यूज़ दिए जाएं उन्हें। कैप्शन वीडियोस, मतलब कि अभी आप जो ये यूट्यूब पर देखते हो, जितना भी वीडियो देखते हो, यहाँ पर कोने में एक CC लिखा होता है ना, वो कैप्शन आप क्लिक करते हो तो आपको अगर कोई भी लैंग्वेज है नीचे उसका कैप्शन, जो बोल रही हूँ मैं वो भी अगर आप CC पे क्लिक करोगे तो नीचे लिखा आएगा, तो वो कैप्शन वीडियोस उनको बोलते हैं। फ्रंट रो सीटिंग, मतलब आगे बिठाया जाए। टीचर ट्रेनिंग इन विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, बट टीचर को भी ट्रेन किया जाए कि वो विजुअली बच्चे से कैसे बात की जाए। साइन लैंग्वेज सब सीखते हैं, टीचर्स को सीखनी चाहिए, ठीक है। और विजुअल क्यूज आप समझ गए कि उन्हें इशारों से, जो इशारे से बात करते हैं, ओके। हार्ड ऑफ हेयरिंग, हार्ड ऑफ हेयरिंग मतलब पार्शियल हेयर लॉस, ठीक है। ऐसे ही विजन के लिए था लो विजन, ऐसे ही डेफ के लिए हार्ड ऑफ हेयरिंग है पार्शियल हेयरिंग लॉस। इससे आप याद कर सकते हो। कॉजेज इन्फेक्शन हो सकता है, एजिंग या फिर नॉइस एक्सपोजर। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, हेयरिंग एड,
क्लियर स्पीच एंड रिपीटेशन, विजुअल एड्स, रिड्यूस्ड बैकग्राउंड नॉइस। आप अपने स्कूल लेवल पे बैकग्राउंड नॉइस की कहोगे किस तरह को अकोमोडेट करें या किस तरह इम्प्लीकेशन, मतलब कि बैकग्राउंड नॉइस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस बच्चे के लिए। अब हम एसएलडीज देखते हैं, नहीं एसएलडीज नहीं, सॉरी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़। इसका मतलब है कि डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज। ठीक है, बातों को बोलना, उनको समझना और उन्हें एक्सप्रेस करने में जो दिक्कत होती है उन्हें हम स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी बोल रहे हैं। कॉजेज़ क्या है? न्यूरोलॉजिकल, डेवलपमेंटल कंडीशंस। एजुकेशनल मतलब ये न्यूरोलॉजिकल है या फिर डेवलपमेंटल कंडीशंस है। स्पीच थेरेपी, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड का कोई और तरीका हो या उनकी स्पीच थेरेपी कराई जाए। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स टाइम, उन्हें बात करने के लिए टाइम का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा मिले और उन्हें इनकरेज और सपोर्ट किया जाए पीयर इंटरेक्शन के दौरान। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है जब आपको अपने बॉडी या फिर लिम्स को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो। इसका क्या वजह हो सकती है? इंजरी, पोलियो या फिर कोई कंजेनाइटल कंडीशन। ठीक है, बैरियर फ्री क्लासरूम, इसमें हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में बैरियर फ्री क्लासरूम एक्सेस कर पाए वो क्लासरूम और इस स्कूल बिल्डिंग को या कॉलेज बिल्डिंग को फर्नीचर एडजस्टेबल हो, मॉडिफाई कर सके। उस जो आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर करवा रहे हैं तो वो मॉडिफाइड होनी चाहिए या फिर और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सेरिब्रल पैल्सी हमने डिस्कस भी किया है, इस प्लेलिस्ट में नहीं है, वो आपको वैसे भी मिलेगा। सेरिब्रल पैल्सी मैंने एक या फर्स्ट या सेकंड वीडियो में डिस्कस हुआ है। तो मीनिंग क्या होता है इसका? डिसऑर्डर अफेक्टिंग मूवमेंट एंड पोस्चर। इसका कॉज है ब्रेन डैमेज बिफोर और आफ्टर बर्थ। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है फिजियोथेरेपी, सपोर्ट, असिस्टिव डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल टीचिंग पेस और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स। अब देखते हैं हम डॉफिज्म। डॉफिज्म का मतलब है शॉर्ट स्टाचर ड्यू टू जेनेटिक और मेडिकल कंडीशन। स्टाचर मीन्स हाइट। ओके, कॉज क्या हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, अडेप्टिव फर्नीचर, मतलब फर्नीचर ऐसा हो जिसको वो यूज़ कर सके। इक्वल पार्टिसिपेशन हो हर चीज़ में। सेंसिटिविटी, बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए जो साथ में पढ़ रहे हैं कि वो टीज़ ना करें। हर किसी की एक्सेप्शनैलिटी को, हर किसी की एक्सेप्शनैलिटी के लिए एक्सेप्टेंस हो, ना कि उनको किसी तरह से टीज किया जाए या फिर परेशान किया जाए। उनकी एबिलिटी पे फोकस करें, ना ही उनके अपीयरेंस पे, मतलब वो कैसे दिखते हैं उस पर उनका फोकस नहीं होना चाहिए एक टीचर का। उसकी एबिलिटी, उस बच्चे की एबिलिटी पे फोकस होना चाहिए। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके लिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? फिजिकल सपोर्ट, रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेन, मतलब कि ज़्यादा फिजिकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है और उनके फिजिकल बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन यानी थकाना नहीं चाहिए। फ्लेक्सिबल अटेंडेंस, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग, क्योंकि उनके लिए जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट होगा या बच्चा होगा उसके लिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत इशू होगा। ठीक है, तो वो घर पर भी पढ़ सकता है। इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो लर्निंग ले सकता है। एसिड अटैक विक्टिम, फिजिकल डिसफिगरमेंट एंड ट्रॉमा ड्यू टू एसिड अटैक। ठीक है, आप सभी जानते होंगे एसिड अटैक तो बहुत ही सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है। इसका कॉज क्या है? वायलेंस रिलेटेड इंसिडेंट, मतलब ये किसी गलती से किसी पर नहीं गिरता, ये किसी न किसी के थ्रू फेंका जाता है, कोई वायलेंस के चलते। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, फिजिकल सपोर्ट, सोशल एक्सेप्टेंस, काउंसलिंग, फ्लेक्सिबल स्कूलिंग और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तो सब डिसेबिलिटीज़ में और नॉर्मली भी विदाउट डिसेबल, इवन द एसईडीजीज ग्रुप एंड ऑल अदर पीपल अराउंड अस, हमें उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ना कास्ट, क्रीड, किसी भी चीज़ से। लेप्रोसी क्योर, लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी एक डिजीज़ होती है, उसके बाद इंसान ठीक हो जाता है। ठीक है, तो एक पर्सन जो क्योर्ड हो लेप्रोसी से बट विद रेजिडुअल इफेक्ट, उसके बाद उसके इफेक्ट नज़र आते हैं उसकी बॉडी पर। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेप्री होता है बैक्टीरिया का नाम। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? अवेयरनेस टू रिमूव स्टिग्मा, इक्वल एक्सेस टू स्कूल, मेडिकल सपोर्ट इफ रिक्वायर्ड और इंक्लूसिव क्लासरूम पार्टिसिपेशन एंड प्रैक्टिसेस। अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ देखते हैं। मतलब क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का?
लिमिटेड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर। कॉजेज जेनेटिक हो सकता है और डेवलपमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में फंक्शनल करिकुलम, लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग, रेपिटेशन और इन्फोर्समेंट और आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रेपिटेशन और इन्फोर्समेंट का होता है, वैसे तो सारे ही रोल इंपॉर्टेंट है। ऑटिज्म और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, इसका मतलब क्या है? डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, बच्चों को इंटरेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, कम्युनिकेशन में और उनके बिहेवियर में। ये न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल लेवल पर होता है। इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चर्ड रूटीन, विजुअल शेड्यूल, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग और सेंसरी फ्रेंडली क्लासरूम। तो हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसमें डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल स्किल्स में, ठीक है। और उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, IQ एवरेज और अबव एवरेज ही होता है। कॉज न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस। एक्स्ट्रा टाइमिंग चाहिए होती है एग्जाम्स में। एजुकेशन इम्प्लीकेशन में यूज़ ऑफ स्क्राइब्स और टेक्नोलॉजी, मल्टी सेंसरी टीचिंग और स्ट्रेंथ बेस्ड असेसमेंट। अगेन स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है, वीकनेसेस पर नहीं या डिसेबिलिटीज़ पर नहीं। मेंटल इलनेस मीनिंग डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, मूड और बिहेवियर, ये साइकोलॉजिकल कॉज होता है और बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है काउंसलिंग सर्विसेज, इमोशनल सपोर्ट, फ्लेक्सिबल डेडलाइन, नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मीनिंग इट इज़ अ डिसऑर्डर विच अफेक्ट ब्रेन, मतलब ये जो डिसऑर्डर है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में उन्हें रेस्ट चाहिए होता है, ब्रेक्स चाहिए होते हैं, उनका फिजिकल स्ट्रेस को रिड्यूस रखना चाहिए, कम ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस नहीं देना बच्चों को। और असिस्टिव डिवाइसेस और फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल, उनकी जो लर्निंग है वो उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो टाइमिंग्स हैं। पार्किंसन डिजीज़ मीनिंग प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल है, न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है काम को पूरा करने के लिए, क्लासरूम सपोर्ट चाहिए, सीटिंग में सपोर्ट चाहिए और राइटिंग लोड बहुत कम होना चाहिए उन पर। और डिजिटल टूल्स का यूज़, देखो डिजिटल वर्ल्ड जो है ये हर चीज़ को आसान ही कर रहा है। हीमोफीलिया एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक कंडीशन है, इसमें मेडिकल केयर चाहिए होती है और अवेयरनेस चाहिए। सेफ फिजिकल एक्टिविटीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जिससे बच्चे को चोट ना लगे। फ्लेक्सिबल अटेंडेंस और इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए इसमें। थैलेसीमिया के लिए ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है जिससे अनीमिया होता है। जेनेटिक कंडीशन है, हेल्थ सपोर्ट चाहिए होता है बच्चे को, फ्लेक्सिबल स्कूलिंग, रिड्यूस फेटिंग, मतलब इस तरह के काम और इस तरह का वर्कलोड बच्चों को नहीं देना जिनसे वो थकावट महसूस करें। इमोशनल एनकरेजमेंट। सिकल सेल डिजीज़ ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बहुत दर्द होता है और जो भी बच्चा है वो बहुत थका हुआ महसूस करता है। जेनेटिक कंडीशन है, हेल्थ मॉनिटरिंग, फ्लेक्सिबल असेसमेंट, रेस्ट पीरियड और सपोर्टिव पेयर एनवायरनमेंट। नाउ लास्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें है डेफ और ब्लाइंडनेस, जिसमें इंक्लूड है। ये दो डिसेबिलिटीज़ का कम्बिनेशन होता है, कंजेनाइटल होता है और एक्वायर्ड भी किया जा सकता, एक्वायर्ड भी होता है। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? हाईली इंडिविजुअलाइज्ड प्लान, मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट हो, मतलब हर तरह की सपोर्ट बच्चे को दी जाए अलग अलग तरीक़ों से, और स्पेशल एजुकेटर्स और थेरेपिस्ट, और फंक्शनल एंड अडेप्टिव लर्निंग फोकसेस। जी, तो थैंक यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो 3 लर्निंग हब को सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ते रहिए।